तो चलें सर, अब हम देखते हैं अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली साइड। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली साइड पे जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि एंट्रीज कैसे हो रही हैं, ठीक है? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को देख के अपने फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के टॉपिक को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग टॉपिक है वो है कन्वर्टेबल लोन नोट्स, ठीक है? वो भी सिर्फ एक लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है? उसके बाद हमने देखना है कि अगर हमने कोई फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी बेच दी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि वीडियो ज़्यादा बन गई है। अगर आप ओवरऑल वेटेज निकालो, ओवरऑल टाइम निकालो कि कितना इस स्टैंडर्ड पे लगा है, तो वो बहुत बहुत कम लगा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, तुम्हारे लिए मैंने कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक किया है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खुद करवाए हैं। और अभी भी तुम्हारे लिए इसलिए ये सवाल समझाने लगा हूँ, अगर किसी को मसला आ रहा है अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर, तो वो बिल्कुल सिंपल एंट्रीज तुम्हें समझाता हूँ, उसके बाद उसको फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी से रिलेट करके बताऊंगा। और फिर हम फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरफ जाके वाइंड अप करते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे देखो कि ये एक बंदा है और ये इसके सामने एक बंदा है, ठीक है? ये मिस्टर गूगलू है और ये मिस्टर एहसन के पास गया। तो मिस्टर गूगलू ने कहा कि मिस्टर गूगलू ने बोला एहसन को कि एहसन देखें, मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दें? तो एहसन ने कहा, हाँ जी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल मैं आपको थोड़े से पैसे दे देता हूँ, लेकिन ना मैं थोड़ा ना सूदखोर इंसान हूँ, ठीक है? मुझे कोई खौफ नहीं है कि मैंने जहन्नुम में जाना है, तो मैं आपको दे देता हूँ उधार, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। उसने कहा, आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, मुझे ना 1000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है? यानी मैं से मुराद मिस्टर गूगलू ने। तो एक बार हम इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, गूगलू अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, और दूसरी पर्सपेक्टिव किसका होगा कि एहसन अपनी बुक में क्या एंट्रीज करेगा। तो एहसन साहब ने जी मिस्टर गूगलू को दे दिए हैं 1000 रुपीज़, और उन्होंने बोला कि मैं आपसे ना 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। और मिस्टर गूगलू ने कहा, ठीक है, वैसे तो मुझे भी पता है, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, लेकिन अब मेरी मजबूरी है तो मैं तुमसे लोन ले लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि आप ये लोन कब वापस करोगे? दोनों के दरमियान जो टेन्योर है लोन का, वो 1 ईयर डिसाइड हुआ कि मैं आपसे ये 1 साल के लिए ले रहा हूँ। तो सर सबसे पहले अगर हम देखें, गूगलू की एंट्री करेगा, तो सर अपने आप से पूछें, गूगलू ने जो लोन लिया है ये गूगलू के लिए लाइबिलिटी होगी ना, ठीक है? तो सर वो क्या करेगा, कैश डेबिट अपने पास, कि मैंने 1000 से कैश डेबिट कर दिया, और अपने पास एंट्री क्या करेगा सर, लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल क्रेडिट 1000 से मिस्टर गूगलू। फिर पूरा साल गुजर जाएगा और मिस्टर गूगलू वो 1000 रुपये को इस्तेमाल कर लेगा और सोचेगा, अब तो मुझे सूद देना पड़ेगा, ठीक है? और मुझे गुनाह भी मिलेगा। तो मिस्टर गूगलू अपने पास इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगा, कि अपने पास की एंट्री पास करेगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा कि 1000 रुपये उसने लिया था और सर उसका 10% सूद है, यानी कि सर 100 रुपीज़। और मिस्टर गूगलू तौबा कर लेगा कि अल्लाह ताला मैं तौबा करता हूँ, मैं दोबारा कभी भी ऐसा लोन ले लूँगा जिस पे मुझे सूद देना पड़े, तो मैं अब इसको वापस लोन कर देता हूँ, ठीक है? वो लोन भी वापस कर देगा। जब लोन वापस करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा सर, लोन पेएबल डेबिट 1000 और कैश क्रेडिट। मिस्टर गूगलू ने अपनी जान छुड़वा ली। सर मिस्टर गूगलू कौन थे? रिसीवर, ठीक है? जिन्होंने लोन रिसीव किया था। और ये कौन थे सर? इन्वेस्टर, जिन्होंने इन्वेस्ट किया जी, सूद सूद के अंदर इन्वेस्ट करें। अब अगर मैं मिस्टर एहसन साहब की बुक्स में एंट्रीज देखूं तो क्या होंगी? तो एहसन साहब क्या कहेंगे कि सर मुझे लोन रिसीवेबल डेबिट, मैंने तो लोन दिया, मुझे जैसे तमाम रिसीवेबल डेबिट होते हैं, आप किसी को सेल कर देते हैं तो रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट कर देते हैं। अब आपने यार लोन रिसीवेबल डेबिट कर दिया और पैसे आपके पास से चले गए 1000 रुपये, तो उन्होंने एंट्री कर दी लोन रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। सर इसके दरमियान हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर अब जैसी भी लाइन डल गई है, आपने इसे गुजारा करना। तो चलें जी, सीधी लाइन डल गई है। सर अपने पास वो एंट्री क्या करेंगे? एहसन साहब अब क्या करेंगे सर, वो सूदखोर इंसान है और वो इंटरेस्ट इनकम
इंटरेस्ट इनकम उनको मिलेगी जो गूगल साहब भेजेंगे, वो क्या करेंगे, मुझे इंटरेस्ट इनकम मिली, कैश डेबिट 100 रुपीज़, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट सर 1000 रुपीज़। और सर जब उनको 1000 रुपये मिल जाएगा गूगल की साइड से, तो वो क्या एंट्री करेंगे कि सर कैश डेबिट मुझे 1000 रुपये मिल गया, और लोन रिसीवेबल क्रेडिट। अब रिसीवेबल ख़त्म कर दो, जैसे आपको रिसीवेबल से पैसे मिल जाते थे तो आप क्या करते थे, रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते थे और कैश को डेबिट कर देते थे। सर अब ये एग्जांपल समझाने का मकसद क्या था, देखें सर, अगर हम इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करें तो सर ये ऐसे ही नहीं है कि एक फाइनेंशियल एसेट है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है आपके पास टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, ठीक है, और आपके जो कैश फ्लो है वो क्या है, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो हमने पढ़ा था कि ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या होता है सर, फाइनेंशियल एसेट होता है। तो सर ये ऐसे सिंपल एंट्रीज हो सकती थी, हमने बस इनका नाम चेंज कर दिया, हमने इनका नाम रख दिया, एक की बुक्स में नाम रख दिया फाइनेंशियल एसेट और दूसरे की बुक में नाम रख दिया फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो सर इसकी बुक्स में जाके देखें तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर, ये क्या होगी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो एक की बुक्स में फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो गया, दूसरे की बुक में फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दोनों के लिए। तो सर अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज कर दूं एंट्रीज का, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। सर ये अपने पास फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर लें, लोन रिसीवेबल की जगह फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर लें 1000 से, यहाँ लिख देते हैं और कैश क्रेडिट, कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया एक जगह, इन्वेस्टमेंट किया, उस पर मुझे सूद मिलेगा और वापस वो मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपये वो वापस मिल जाएगी, ठीक है। इस फाइनेंशियल एसेट की जगह आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को डेबिट किया करते थे, ठीक है। फिर जब आपको सर इनकम मिलती होती थी या इनकम आपकी रिसीवेबल होती थी, अभी आपको मिली नहीं है, ठीक है, मिली नहीं है, तो इंटरेस्ट अगर मिला नहीं है सर, मिसाल हम यहाँ पे कैश की जगह ना रिसीवेबल लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो आप क्या करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर लेगा अपने पास, कि हाँ हाँ मैं सूद दे दूंगा, अभी मैं हिचकिचा रहा हूँ, और वो क्या करेगा सर, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। तो सर अब अगर मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल का नाम चेंज करके, मैंने ऊपर इंटरेस्ट रिसीवेबल का नाम, इसका नाम चेंज करके फाइनेंशियल एसेट रख दिया था ना, तो मैं फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर देता हूँ यहाँ पे, कि मुझे जैसे एक वो रिसीवेबल था ये भी रिसीवेबल है, तो मैंने रिसीवेबल में एंट्री पुट करने की बजाय मैं क्या करता था, फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर देता था, कि पहला रिसीवेबल था मेरे पास 1000 का, मजीद रिसीवेबल कितना आ गया 100 का, तो ये देखो पहला रिसीवेबल था लोन रिसीवेबल 1000 का, मजीद इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना हो गया 100 का, तो बस आपने नाम चेंज कर दिया उनका। तो आप क्या करोगे, फाइनेंशियल एसेट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और सर जब वो गूगलू पैसे दे देगा हमें, तो हम क्या करेंगे सर, कैश डेबिट, और जैसे लोन रिसीवेबल क्रेडिट कर देते थे आप, सॉरी इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट कर देते थे, तो अब इंटरेस्ट रिसीवेबल का नाम हमने क्या रख दिया, फाइनेंशियल एसिड, तो फाइनेंशियल एसिड को क्रेडिट कर दो। तो सर ये वैसे नहीं होगी कि आपने यहाँ पे दोनों की कंबाइंड एंट्री की थी, यहाँ पे याद है ना, मैंने ये अलग अलग एंट्री सिखाई थी आपको, क्योंकि यहाँ अमाउंट दोनों की बराबर है, जितनी इनकम हमने एक्रू किया उतनी ही हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो दोनों के दरमियान कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा। और सर जब हमें वो पैसे वापस दे देगा तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर लेंगे और अपने पास से फाइनेंशियल एसेट को ख़त्म कर देंगे। 1000 से सर ये हमें लोन रिसीवेबल मिल गया। तो सर अब आपको समझ आ गया कि हमने सिर्फ नाम चेंज किया, अब फाइनेंशियल एसेट की जगह अगर डिबेंचर्स हैं आपके पास, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट, और जब इंटरेस्ट आपको मिलना है तो आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट करने की बजाय आपने क्या करना है, फाइनेंशियल एसेट या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को डेबिट कर देना और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है सर। और सर अगर हम गूगलू वाली साइड पे हैं, तो गूगलू भाई क्या करेंगे, वो कैश को डेबिट करने के मेरे पास पैसे आ गए, अल्लाह मुझे माफ़ करना, लोन पेबल की जगह फाइनेंशियल लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो। जैसे लोन पेबल एक लाइबिलिटी, वैसे उसका नाम चेंज करके रख दिया हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1000 से, ठीक है सर। फिर गूगलू भाई क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 100 से, और सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो। अब इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि आपका ऊपर था एक लोन पेबल और एक इंटरेस्ट पेबल, तो हमने सबका नाम क्या रख दिया कि हमने एक ही हेड को हिट करना है सिर्फ, तो हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी, पहले लाइबिलिटी क्रेडिट होकर 1000 पे थी, अब मजीद क्रेडिट होकर 110 पे चलेगी है, ठीक है। तो सर जब वो लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, जब अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट
₹100 का इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया और कैश क्रेडिट। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अभी आप सीखेंगे सर, ये इनडायरेक्टली आप फाइनेंशियल लायबिलिटी की एंट्रीज को सीख रहे हैं सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये लोन भी वापस करता हूँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट 1000 से लोन भी वापस पे कर दिया उन्होंने। जैसे ये लोन पेबल था ना, तो इसकी जगह वो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट कर देंगे कि खत्म करो ऐसी लायबिलिटी को और कैश क्रेडिट 1000 से। तो सर अब इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि हमने सिर्फ नाम चेंज किए हैं, ठीक है। अब हमने एक और चीज़ सीखनी है इसी एग्जाम्पल से, जो वर्ड्स पेपर में आपके यूज़ होते हैं वो क्या सर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो था 1000 रुपया, ये 1000 रुपये का नोट नहीं था, ये 1000 रुपये की बॉन्ड थी, ठीक है, 1000 रुपये की बॉन्ड थी। अब देखें क्या होता है जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं ना। अब एहसन साहब की कंपनी है, एहसन साहब की कंपनी है, तो एहसन साहब को जब पैसे चाहिए थे ना, सॉरी पैसे चाहिए थे गूगलू साहब को, तो कंपनी है हमारे गूगलू साहब की। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले आते हैं। तो कंपनी है जी हमारी गूगलू साहब की सर। तो गूगलू साहब को चाहिए थे पैसे, गूगलू साहब ने एक बॉन्ड इशू किया। तो बॉन्ड इशू किया, इशू करने का मतलब ये है कि उसने कहा कि आओ मुझसे बॉन्ड खरीद लो 1000 रुपये का और मुझे 1000 रुपये दे दो। तो सर ये क्या बन गए गूगलू साहब इशूअर। तो इशूअर से आपने हमेशा ये मतलब लेना है कि वो बॉन्ड को इशू कर रहा है, तो उसकी बुक्स में क्या आएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि वो बॉन्ड इशू करेगा और उसको पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो कैश डेबिट। और दूसरी एंट्री क्या होगी, आपकी क्रेडिट एंट्री क्या होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अगर आपके सवाल में लिखा हो कि यू हैव इशूड द बॉन्ड, आपने बॉन्ड इशू किया है, तो इसका मतलब आपके पास पैसे आए हैं और आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी अपने पास बुक करनी है। और अगर वो कह दे कि यू हैव परचेज द बॉन्ड, तो इसका मतलब आपने बॉन्ड्स को परचेज किया है, तो आपने क्या किया होगा, कैश क्रेडिट, पैसे आपके पास से गए होंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट यानी फाइनेंशियल एसेट डेबिट। तो सर बस ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आपने याद रखना है। तो अब हम चलते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली साइड पे और उस पर देखते हैं क्वेश्चन। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमारे पास दो मॉडल अवेलेबल हैं सर, और वो दो मॉडल कौन से हैं मैं आपको ज़रा एक बार रिमाइंड करवा के आता हूँ ऊपर से जाके जल्दी से। तो देखें सर अभी तक हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो एक बार माशाल्लाह पढ़ देना आपने अपने लिए। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में सर हमारे पास कौन से दो मॉडल अवेलेबल हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो सर अब हम फाइनेंशियल लायबिलिटी के इस क्वेश्चन को अमोर्टाइज कॉस्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। सर बिल्कुल जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट आपने सॉल्व किया था किसके लिए, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, जिसने बॉन्ड परचेज की थी बायर के एंगल से, ठीक है। अब आप क्या करोगे सर, इशूअर के एंगल से। तो सर ये था इशूअर और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि सर ये क्या है, बायर, इसने बॉन्ड खरीदी है, ठीक है। तो आपने बस अब नाम याद रख लेना है और वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। तो सर इस सवाल में वो कह रहा है फाइनेंशियल लायबिलिटी ई एल के लिमिटेड इशूड, ई एल के ने इशू किया है, अगर इसने इशू की है डिबेंचर्स, अगर इसने इशू की हैं डिबेंचर्स, तो सर इसको पैसे मिले होंगे, जी सर पैसे मिले होंगे और इसने बॉन्ड अगले बंदे को दे दी होगी, तो ये इसके लिए क्या होगी सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो सवाल में देख लो हमने अकाउंटिंग किसकी करनी है सर, ई एल के की ही करनी है। सवाल में उसने लिखा हुआ नहीं है तो हमने एज्यूम कर लेना है। तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों का डाटा दे दे और आपसे एंड में जाके कहे कि भाई मुझे अकाउंटिंग कर दो इशूअर के एंगल से या बायर के एंगल से। तो देख लेना इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड आपने फाइनेंशियल एसेट बनाना है या फाइनेंशियल लायबिलिटी बनानी है, ये जरूर देख लेना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ हम अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के थ्रू इस सवाल को करेंगे सर। जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल था इन्वेस्टमेंट इन वेंचर, सेम टू सेम डिटो कॉपी वैसे ही है, सारी वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग। बस आपने सिर्फ एक बार देख लेना है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में रिवर्स एंट्रीज होंगी, बस वहाँ पे एसेट डेबिट होता था और कैश क्रेडिट होता था। अब यहाँ पे कैश डेबिट होगा क्योंकि इसके बाद पैसे आए हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी सर। एक बंदा इंटरेस्ट इनकम बुक करता था, इसके लिए वो क्या होगा सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा सर। अमोर्टाइजेशन टेबल का क्या होगा, बिल्कुल सेम अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा दोनों के लिए, ठीक है। उसी टेबल को देख के एक बंदा एक्सपेंस बुक कर रहा होगा और उसी टेबल को देख के एक बंदा इनकम बुक कर रहा होगा सर। तो सर वो कह रहा है ईएल के लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर ऑन यकम जनवरी 2001, यकम जनवरी 2001 के ऊपर उसने 10,000 डिबेंचर इशू किए। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, हर साल 31 दिसंबर पे आपने 12% से इंटरेस्ट पे करना है। तो सर ये आपको ऐसा नहीं लग रहा, ये अमाउंट जो आपने पे करनी है इस रेट पे आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो ये आपका कूपन रेट है, ठीक है। जिस रेट के ऊपर हम इंटरेस्ट को पे करते हैं सर वो क्या होता है, हमारा कूपन रेट। वो कह रहा है द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 26.262%। तो आज सर प्रीमियम रिडम्शन आ गई है प्रीमियम के ऊपर,
यानी कि जब बॉन्ड की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ना, बॉन्ड की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो वो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया नहीं देना पड़ेगा, बल्कि ये तो आ गई सर बॉन्ड की फेस वैल्यू। सर ये आ गई बॉन्ड की फेस वैल्यू। और अगर मैं यहाँ रिडम्पशन वैल्यू निकालूँ, सर अगला बंदा इतना लालची है, उसने कहा आज तो मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ और तुमसे सूद भी खाता रहूंगा, लेकिन जब मैं तुमसे वापस लूंगा ना, तो तुमसे 1 लाख रुपया नहीं लूंगा, बल्कि 26.262% ज़्यादा लूंगा। तो 1 लाख का सिर्फ आपको 1 लाख नहीं वापस करना पड़ेगा, आपको 1 लाख रुपया भी वापस करना पड़ेगा, प्लस इसका 26.262% कितना बनेगा सर, वो बनेगा 26,262 रुपये। तो आपको सर कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, 1,26,262 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे सर। ठीक है, तो बस आपने ये याद रखना है कि लास्ट ईयर एंड के ऊपर आपको जो कैश पे करना है, एक तो आपने सूद तो पे करना ही करना है, प्लस आपको 1 लाख रुपये वापस नहीं करना है, 1,26,262 रुपये वापस करने हैं। कैसे कि 1 लाख रुपये के लोन और एक बाकी ऊपर आपने एक्स्ट्रा वैल्यू पे किया। सर हम एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों पे कर रहे हैं सर, अभी हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और हमें किसी से पैसे मिल नहीं रहे होंगे, ठीक है, कंपनी को किसी से पैसे नहीं मिल रहे, तो उसने किसी भी बंदे के साथ डील कर ली कि हाँ यार मैं आपको ना 6 साल बाद ना 1 लाख की बजाय ना 1,26,262 रुपये दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप आज हमारी मदद कर रहे हो और पूरे 6 साल आपको सूद भी देता रहूंगा। तो सर ऐसी अरेंजमेंट हो जाती है, हमारे मौके का उसने फ़ायदा उठाया सर। तो सर जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिलता है आपकी ज़िंदगी में, वो फ़ायदा उठाते हैं, तो आपने अच्छे बच्चे बनना है, आपने कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। तो आगे चलते हैं सर। वो कह रहा था डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 26.26% ऑन 31 दिसंबर 2006। अच्छा सर हमने 1 जनवरी 2001 पे खरीदा था, 6 साल बाद जाके ये रिडीम होना है सर, तो कोइंसिडेंस, हमने भी 6 साल बोला था। द प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड सो डैट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम ऑन द डिडम्पशन वुड बी 15%। सर ये पूरी लाइन में सिर्फ उसने फजूल बात लिखी हुई थी आपको गुमराह करने के लिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, 15%। और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को आप IRR भी बोलते हो, ठीक है, और ये वही IRR है जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट इनकम बुक करते होते थे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर पे, अब यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे। तो ठीक है, तो इंटरेस्ट के कॉलम कैसे बनाओगे आप, इफेक्टिव रेट यानी IRR को लेके, और कैश का कॉलम कैसे बनाओगे सर, कूपन रेट को लेके। अच्छा वो कह रहा द अमाउंट दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर इज टू बी प्रोवाइडेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द डिवेंचर यूजिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने कहा हमें पता है कि भाई हाँ हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ही यूज़ करना है। अच्छा वो कह रहा था डिवेंचर आर सिक्योर्ड ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। वो बहुत बहुत ज़्यादा चालाक है सर, ये आपके लिए सारी इरेलीवेंट बात लिखी हुई है, सिर्फ एक ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो आपने डिवेंचर इशू किए हैं ना, ठीक है, मतलब आपने लोन लिया है, ये सिक्योर हुए हैं, मतलब सिक्योर्ड लोन है, यानी इसके बदले आपने अपनी ज़मीन और कंपनी की बिल्डिंग शिल्डिंग भी गिरवी रखवाई है कि अगर हम किसी तरीके से लोन ना दे सके तो सर हम अपना जो है ना तन मन धन बेच के और बिल्डिंग लैंड को बेच के हम आपका लोन वापस करेंगे। तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर। तो सर इस सारे सवाल से आपने क्या सीखा, सिर्फ कि आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो सकती है, आपके लिए काम की वैल्यू क्या थी कि आपने इशू कितने पे किया सर, ठीक है, आपकी इशू प्राइस कितनी है सर, 1 लाख रुपया, आपका कूपन रेट है 12%, इफेक्टिव रेट है 15%, और रिडम्पशन के ऊपर आपको 26.26% ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो सर हम यहाँ आते हैं, अब हम यहाँ लिखेंगे सर, जैसे हम वहाँ निकालते थे परचेज प्राइस, यहाँ हम निकालेंगे इशू कॉस्ट कि सर हमने कितने पे इशू किया। तो हमने सर सबसे पहले तो इशू किया 1 लाख के ऊपर। सर अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इशू करते हुए कोई डिस्काउंट, आप ऐसा भी हो सकता है इशू करते हुए कोई डिस्काउंट हो। सर अगर वो डिस्काउंट हो तो यहाँ से माइनस कर देना, सवाल में नहीं दिया हुआ, ठीक है। सर जैसे वहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, यहाँ पे इशू कॉस्ट होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप ऐड करते थे फेयर वैल्यू थ्रू OCI और अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर, तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल देख रहे हैं, तो अमोर्टाइज कॉस्ट में जैसे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हो जाती थी, तो यहाँ पे आपने इशू कॉस्ट क्या करनी है, माइनस। सर इसकी क्या लॉजिक है, मतलब कि सर जब आप बॉन्ड मार्केट में इशू कर रहे थे, एसेंस एसेंस आप जब बॉन्ड मार्केट में इशू कर रहे थे गुगलू भाई को, तो ऐसा तो नहीं होता कि एसेंस आप बॉन्ड हाथ में लेके खड़े हैं और लहरा रहे हैं कि ये बॉन्ड मुझसे ले लें, मुझसे ले लें। नहीं सर, वो किसी ब्रोकरेज हाउस के पास जाते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई इस वक्त किस बंदे को पैसों की ज़रूरत है, तो वो उन दोनों की अरेंजमेंट करवा देते हैं। तो ब्रोकरेज हाउस बीच में क्या करता है, जो बॉन्ड इशू कर रहा है उससे भी कुछ पैसे काट लेता है
और जिसने बॉन्ड परचेज किया उससे भी कुछ पैसा लेता है एज ए फीस के तौर पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो सर अल्टीमेटली 1 लाख 1 लाख आ गई हमारी। सर ये इशू कॉस्ट कौन सी है, ये जो डिबेंचर्स पे आई है, और सर ये कोई उस वक्त की ट्रांजैक्शन फीस टाइप लगा लो, ठीक है। तो हमारी टोटल इशू कॉस्ट कितनी है सर, वो 1 लाख ही है। अच्छा सर, तो इन्होंने इशू किया है ना, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं कि सर ये मिस्टर गूगलू थे। हम इस एग्जांपल पे आते हैं, इशू कॉस्ट को यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि मेरी बात में मैंने 2 बार रिपीट किया, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो सर मिस्टर गूगलू थे, उन्होंने बॉन्ड इशू किया था और इन्होंने बॉन्ड परचेज किया था। तो सर जब इन्होंने इशू किया है, मतलब ये किसी ब्रोकर के पास गए, ये तीसरा बंदा है ब्रोकर, ठीक है। ये किसी के पास गए, इन्होंने कहा कि ना मुझे पैसे चाहिए, मैं बॉन्ड इशू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास एक बंदा है ऐसा, वो खरीद लेगा। लेकिन मिस्टर गूगलू साहब, मैं आपसे ना ये जो आप 1000 रुपये की बॉन्ड इशू कर रहे हो ना, इसके बदले में ना मैं आपसे 20 रुपये चार्ज करूँगा। तो सर अल्टीमेटली अपने आप से पूछो, हमारी जेब में क्या 1000 रुपये आएगा या 980 रुपये आएंगे? तो सर हमारी जेब में 980 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। हमारी जेब में कितने आएंगे? 980 रुपीज़। इसी तरीके से बायर के एंगल से आप इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में देखा हो, तो इसलिए इशू कॉस्ट हमने क्या किया? माइनस किया। इशू कॉस्ट हमने क्या किया सर? माइनस। तो सर यहाँ पे जो हमारे पास, यहाँ आप डिबेंचर्स की फेस वैल्यू लिख लो, इसको इशू कॉस्ट की जगह लिख लो फेस वैल्यू। डिबेंचर की फेस वैल्यू जो है ना, वो है 1 लाख रुपया। और सर आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया और कोई इशू कॉस्ट होती तो वो माइनस कर देते, तो डिबेंचर की टोटल इशू कॉस्ट आ गई सर आपके पास 1 लाख रुपये, यानी आपने कोई भी पैसे नहीं पे किए। सर अब इसके बाद क्या करते होते थे, हम अपने पास एंट्री करेंगे अब यकम जनवरी 2000 जो भी है सर, हम कहेंगे हमारे पास पैसे आ गए, ठीक है। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 1 लाख रुपए से कैश डेबिट हो रही है सर, ये क्या होगी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। तो सर अब इसके बाद हमने इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए हम क्या बनाएंगे? अमोर्टाइजेशन टेबल। तो अमोर्टाइजेशन टेबल सर हम चलते हैं और जाके एक्सेल पे सीखते हैं, जैसे हमने उसमें बनाया था इन्वेस्टमेंट डिबेंचर, सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो सर ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, इसको मैं दोबारा से यहाँ बना देता हूँ। तो सर इसको इरेज कर देते हैं हम। तो हमारी जो फेस वैल्यू थी सर वो कितनी थी? 1 लाख रुपया, ठीक है। बॉन्ड जो हमने इशू किया उसकी फेस वैल्यू की थी 1 लाख। और सर कोई डिस्काउंट दिया हमने? नहीं सर। कोई इशू कॉस्ट है सर? नहीं। तो हमारी इशू कितने पे किया सर हमने? 1 लाख पे। तो सर अब हमारा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का कॉलम, यानी जिस अब हमने इंटरेस्ट इनकम नहीं कमा रहे, अब हमारा ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगले बंदे से हमने लोन लिया हुआ है सर, हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर? इफेक्टिव रेट या आईआरआर को लेकर, और वो हमारे पास सवाल में कितना दिया होता है सर? 15%। मैं आपको जाके दिखा देता हूँ कि वो सवाल में 15% दिया हुआ था। तो सर ये देखें हमारे पास आईआरआर 15% दिया हुआ था। तो इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट निकालना है सर। 1 लाख इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? शिफ्ट 8 दबाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, शिफ्ट 5 दबाएंगे तो परसेंटेज का साइन। तो 15% से मल्टीप्लाई किया तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 15,000। और आपने कैश पे कितना करना है सर? वो कैसे निकलेगा? फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट। तो सर आपकी फेस वैल्यू कितनी है सर? ये रही आपकी फेस वैल्यू, और इसके ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना कूपन रेट से। कूपन रेट आपका 12%। तो जब आपने इसको 12% से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सर 12,000, ठीक है। तो ये हमने कैश पे किया है सर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश पेड 12,000। तो ये 12,000 सर हर साल बिल्कुल सेम रहेगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ? तो सर ये सारे सालों में 6 सालों के लिए है, तो 6 सालों में सेम रहेगा। तो मैंने कैश पेड की फिगर लिख दी, जैसे हम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में सेम वैल्यू लिख देते थे। तो सर अब हमारे पास क्लोजिंग कैसे निकलेगा सर? वैसे ही जैसे हम निकालते होते थे कि सर ओपनिंग इंटरेस्ट, ओपनिंग हमारा पेबल इतना था, ठीक है। फिर उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हुआ, इतना हमने मजीद देना 15,000 रुपया।
और फिर उसमें से हमने ये 12,000 दे दिया, तो हमारा क्लोजिंग पेबल है 1,03,000 का, और अगले साल यही ओपनिंग पेबल बनेगा। फिर सर हमने इस पे दोबारा से इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे कि 1,03,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 15% से, ठीक है सर। फिर हम सर फिर से क्लोजिंग निकाल लेंगे, और यही क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा, और अगले साल ओपनिंग बनने के बाद सर हम दोबारा से इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि ओपनिंग इंटू इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है सर, 15%। सर ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर ये हमने निकाल लिया था फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट करके। और अब फिर से हम कैसे निकालेंगे क्लोजिंग, ओपनिंग, देखें ओपनिंग और प्लस इंटरेस्ट और माइनस कैश पेड इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो सर आपने ऐसे टेबल बना लेना है, बस आपने इस टेबल को फॉलो करते जाना है, कंट्रोल डी दबा देना है, फिर दोबारा कंट्रोल डी दबाते जाओगे तो फंक्शन कॉपी करता जाएगा वो। तो सर लेकिन लास्ट लास्ट साल में आके आपने ख्याल रखना है यहाँ पे कि आपकी जेब से सिर्फ 12,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ 12,000 नहीं जाएगा। आपको क्या क्या देना पड़ेगा, उसने कहा था रिडम्पशन पे आपको 26.262% ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी 26,000। हमने लिखा था कि हम 26,262 भी देंगे और 1,00,000 रुपये भी वापस करेंगे। 26,262 भी दिए हमने, और हमने सर 1,00,000 रुपये भी वापस किया। तो सर हमने कितने पैसे वापस किए सर, 1,38,262, और 1,38,262 में 12,000 का इंटरेस्ट था, 2,62,000, सॉरी 26,262 का आपका प्रीमियम था, और 1,00,000 रुपये का आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी जो आपने उससे लोन के तौर पे ली थी। तो सर अब हमारा जो ये है इसको जीरो हो जाना चाहिए सर, ये ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। तो बस अब यही टेबल है सर, इस टेबल को देख के हमने एंट्रीज बनानी है। तो हम यहाँ आते हैं और हम देखते हैं कि हम एंट्रीज क्या बनाएंगे। ठीक है सर, तो हमारे पास आया 31 दिसंबर। सर 31 दिसंबर आया। अब आपने ये देखना है कि आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इनकम नहीं है, ठीक है। तो सर वही बात है कि आप या इसकी इस कॉलम अलग अलग कॉलम की एंट्रीज कर सकते हो, या फिर मैं दोनों अलग अलग करके दिखा देता हूँ, फिर आपको कंसाइज भी करके दिखा दूंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंस के तौर पे बुक करना है वो कितना है सर, 15,000, और हमने इंटरेस्ट पे कितना किया है, 12,000, ठीक है। तो हम अपने पास एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट सर 15,000 से, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी की जगह आप, अच्छा वर्ड ये है कि आप लिखें इन बॉन्ड्स या डिबेंचर्स पेबल, आपके बॉन्ड से या डिबेंचर्स से सर। देखें आपने क्या इशू किया हुआ था, डिबेंचर्स। तो यहाँ फाइनेंशियल लाइबिलिटी की जगह लिखें डिबेंचर पेबल, डिबेंचर पेबल क्रेडिट, ठीक है सर। तो यहाँ भी आपके लिख देंगे कि डिबेंचर पेबल को आपने इंक्रीज कर दिया, डिबेंचर पेबल क्रेडिट, ठीक है सर। फिर आपने कैश कितना पे किया सर, आपने कैश पे किया 12,000। तो आप क्या करेंगे, डिबेंचर पेबल डेबिट 12,000 से, और कैश क्रेडिट 12,000 से। तो मैं ये कह रहा था सर इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री हो सकती थी, और वो कैसे हो सकती थी, एक में आपका डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो रहा है, दूसरे में डेबिट हो रहा है। तो नेट में देख लो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, नेट में क्रेडिट हो रहा है। तो आप क्या करते सर, डिबेंचर पेबल इन दोनों की अगर एक एंट्री नीचे कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी से समझ आ जाए। और आप ऐसे भी कर सकते थे सिंगल एंट्री कि डिबेंचर पेबल 15,000 से क्रेडिट हुआ और 12,000 से डेबिट हुआ, तो नेट में 3,000 से क्रेडिट हुआ। तो डिबेंचर पेबल आपका क्रेडिट हुआ 3,000 से, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा सर, वो आपने कैश क्रेडिट किया सर 12,000 से, ठीक है, ये आपने कैश पे किया, और इंटरेस्ट आपने एक्सपेंस बुक किया 15,000 से। तो सर देखें आप ये एक एंट्री भी कर सकते थे, ये एक एंट्री भी कर सकते थे। इसी तरह सर अब आपने हर साल 31 दिसंबर पे एंट्री करनी है सर। इसके बाद अगला साल आएगा तो अगले साल की एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ, फिर हम अगली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं सवाल की। तो सर अगले साल हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बुक करना है, 15,450, और हमने पे कितना किया, 12,000। तो सर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया अपने पास, कि हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया 15,540 से, और डिबेंचर पेएबल क्रेडिट 15,540 से, और हमने सर पे कितना किया,
डिबेंचर पेएबल डेबिट, जैसे आप लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हो जैसे पेएबल डेबिट कर देते हो 12,000 से, और कैश क्रेडिट तो सर 12,000 से। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे, और वो कंबाइंड एंट्री कैसे होती कि सर आपकी जेब से कैश किया सर कितना 12,000 से। अब देखो डिबेंचर पेएबल क्रेडिट हुआ 15,540 से और डेबिट हुआ 12 से, तो सर कितने से वो क्रेडिट हुआ? या ऐसे करने की बजाय ना आप सिंपल ये रखो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करो यहाँ पे। इंटरेस्ट आपने कितना बुक किया? 15,540, और कैश कितना पे किया? 12,000। बाकी जो अमाउंट बचे वो सर वो कंफर्म डिबेंचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो सर बाकी दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? लेट मी चेक। सर 3540 ही डिफरेंस बन जाएगा। तो सर ये आप एंट्रीज ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो सर अगर हम इस सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ चलें, तो इस सवाल में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है देख लेते हैं। पहले में उसने बोला था प्रिपेयर एन अमोर्टाइजेशन टेबल, अमोर्टाइजेशन टेबल हमने बना दी है सर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज भी हमने कर दी हैं। हाउ मैटर रिलेटिंग टू द डिवेंचर वुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डिस्क्लोज होंगे सर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट बनवाना चाहता है। तो सर बैलेंस शीट में ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपकी एक लाइबिलिटी होगी, जैसे वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आपका नॉन करंट एसेट होता था, तो ये आपकी क्या होगी सर? नॉन करंट लाइबिलिटी। सर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हमसे उसने पूछा हुआ 2003 के एंड पे, 2003 के एंड पे आपने बनाने हैं, 2003 के एंड पे, ठीक है। तो हम सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट हम ही आएंगे, हम कहेंगे हमारे डिबेंचर पेएबल। तो उसने 2003 के एंड पे बोला मैं आपके लिए 2001, 2002 और 2003 बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे आएगा। डिबेंचर पेएबल की कैरिंग अमाउंट, जैसे सर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट उठाते थे पहले साल पे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की कैरिंग अमाउंट ये आ रही होती थी, तो अब लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट क्या आ रही है सर? ये आ रही है लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट। दूसरे साल के एंड पे क्या आ रही है सर? ये आ रही है कैरिंग अमाउंट। तीसरे साल के एंड पे क्या आ रही है? तो यही कैरिंग अमाउंट आपने जाके लिख देनी है कि लाइबिलिटी इस वक्त इतनी लाइबिलिटी आपने पे करनी है, पेएबल है। तो सर आप आएंगे, आप लिखेंगे 1,03,000, 1,06,450। तो पहले साल के एंड पे 1,03,000, 1,06,450, और उसने हमसे पूछी थी तीसरे साल की, तो तीसरे साल की भी हम देख आते हैं जाके। तीसरे साल के लिए सर उसने हमें कहा है कि है 1,10,418, 1,10,418। तो सर बैलेंस शीट यहाँ पे मुकम्मल होती है। अब हम पीएनएल के एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। पीएनएल में क्या जाएगा सर? पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। पहले साल हमने कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया सर? हमने 15,000, फिर 15,450, फिर 15,968, तीनों सालों में। सर अगला कॉलम ना लेना है ना, वो आपने इंटरेस्ट पे किया है, पे की फिगर नहीं, पीएनएल में एज एन एक्सपेंस जो चार्ज किया है, ठीक है। 15,000 पहले साल, फिर 15,450, फिर 15,468 आई थिंक, 15,968, ठीक है। तो सर ये था कि आपके बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस इसकी एक लास्ट एंट्री अगर आपके जहन में आ गई कि सर आखिरी साल जब आप इस बॉन्ड को वापस करेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि देखें, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को जब आप वापस करेंगे तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी डिबेंचर पेएबल को क्रेडिट कर देना। लास्ट साल की एंट्री कर देता हूँ, लास्ट साल में क्या एंट्री होगी? एक तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और डिबेंचर पेएबल क्रेडिट। फिर आप इंटरेस्ट पे करोगे। सर इंटरेस्ट कितना कैसे पे करोगे आप? कैश क्रेडिट और डिबेंचर पेएबल डेबिट। सर लास्ट साल में देख लो दोनों की वैल्यूज़ क्या है। तो हम लास्ट साल में आते हैं। लास्ट साल में हमारा इंटरेस्ट कितना है सर? 18,034,
और हमने पे कितना किया सर 12,000, ठीक है। बाकी की भी मैं बता देता हूँ, 18,034, 18,034 आपने पे कितना किया सर 12,000। तो सर वो जो हमने प्रीमियम पे किया था और उसको लोन वापस किया, उसकी अलग से एंट्री करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो सर अब आपने छठे साल के एंड पे कहा होगा कि ये लो यार, जो तुमने मुझसे कहा था कि 26,000 या 2-6% ज़्यादा लेना है मैंने तुमसे, और 1 लाख रुपये भी लेना है, वो भी वापस ले लो। अब हम लोन डिवेंचर पेबल को डेबिट कर देंगे अपने पास से। अब कहेंगे हमने उसको 1,00,000 रुपये वापस दिया, और 26,262 रुपये भी उसके वापस कर दिए। ये प्रीमियम की मद में दिए आपने, ठीक है। ये आपने जो लोन लिया था उस बंदे से, ठीक है, वो दिए। तो कितना बन जाएगा, 1,26,262। तो डिबेंचर पेबल डेबिट करोगे और अपने पास से कैश क्रेडिट कर दोगे 1,26,262 रुपीज़ से। तो सर ये ऑल इन वन है। अब इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछ सकता। किसी भी साल में खड़े होकर आपसे इंटरेस्ट एक्सपेंस पूछ ले, इंटरेस्ट पेड पूछ ले, आपसे कैरिंग अमाउंट पूछ ले फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, आपसे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनवा ले, आपसे कहे लास्ट ईयर में जब आप अपनी जो डिबेंचर पेबल है उसको बिल्कुल अपने पास से डी रिकग्नाइज करोगे, यानी ख़त्म कर दोगे, तो सर आप 6 साल की एंट्रीज करना और उसके बाद ये एंट्री करना, देखना आपका डिबेंचर पेबल का बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो सर ये थी ऑल फाइनेंशियल लाइबिलिटी थ्रू अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। तो ये एक क्वेश्चन बहुत है फाइनेंशियल लाइबिलिटी को समझने के लिए फॉर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।